जिसमें हमने वायुदाब का लगभग सारा पोर्शन कर लिया था। अभी आज हमें विंड्स पे ध्यान देना है, पवने पढ़ना है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक बार हम फिर से वायुदाब को रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं ना, जो पढ़ा था कल हम लोगों ने। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि वायुदाब और पवने जब स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो सबसे पहले हमने देखा था कि वायुदाब होता क्या है। तो हमने डिस्कस किया था कि वायुदाब जो है वायु के द्वारा लगाए जाने वाला दबाव है, वायु के द्वारा लगाए जाने वाला दबाव है। और ये जो वायु है ये वायुमंडल की होती है ना, वायुमंडल में ही वायु है और गैसेस हैं। तो उन गैसेस और धूल कणों के द्वारा जो है, जो वायुमंडल में उपस्थित है, उनके द्वारा जो दबाव लगाया जाता है उसे वायुदाब कहा जाता है ना, वायुदाब कहा जाता है। ठीक, ये है वायु का दाब, है ना। वायुमंडल में गैसेस थी और गैसेस जो है, गैसेस और धूल कण हैं, और उनसे लगने वाला जो दबाव है उसे वायुदाब कहा जाता है। इसका मापक जो है वो मिलीबार है, जिसे वायुदाब को मिलीबार या पास्कल में मापते हैं, है ना। फिर हमने देखा था कि वायुदाब को निर्धारित करने वाले कौन कौन से वो फैक्टर है ना। जैसे हमने तापमान को देखा, सूर्यातप को देखा था कि पृथ्वी पर या पृथ्वी की सतह पर देखें तो कौन कौन से वो कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो एयर प्रेशर या वायुदाब को निर्धारित करते हैं। तो हमने देखा था कि तापमान, तापमान जो है जहां पर भी तापमान की अधिकता हो जाएगी वहां पर वायुदाब कम हो जाएगा। मतलब क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होगा, है ना। जैसे ये टेम्परेचर है और टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 एयर प्रेशर, है ना। एयर प्रेशर या यहाँ पर हम प्रेशर भी कह सकते हैं फिलहाल। तो T इज इक्वल टू 1 एयर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा पहले की क्लासेस, जैसे 11th 12th में 10th में भी अगर साइंस रहा होगा तब भी हम जानते होंगे कि जो टेम्परेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो क्या यहाँ पर पहला फैक्टर रहा कि जहां पर भी जिन क्षेत्रों में तापमान की अधिकता होगी वहां पर वायुदाब में कमी आएगी। ठीक, इसके बाद क्या देखा था कि ऊंचाई, अल्टीट्यूड, है ना। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जो है जहां पर भी एल्टीट्यूड हाई होगा, ऊंचाई ज्यादा होगी, वहां पर क्या होगा, तापमान, वो वायुदाब में कमी आएगी। ठीक है, जहां तापमान में कमी, जहां तापमान बढ़ेगा वहां पर भी वायुदाब में कमी आएगी। जहां ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ने के साथ भी वायुदाब कम होगा। ये भी मैंने बताया था कि क्यों ऐसा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायु के द्वारा लगाए जाने वाला दबाव है ना, वायु के द्वारा लगाए जाने वाला दबाव। और जब वायु दाब, मतलब वायु क्या है, वायु में बहुत सारी गैसेस और धूल कण हैं, और जहां जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे जो वायु का घनत्व है वो कम हो जाएगा, और जब वायु का घनत्व कम होगा तो वायु का भार भी कम होगा, जब भार कम होगा तो वायु का जो दबाव है वो भी कम हो जाएगा। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है वायु के घनत्व में कमी आती है, जिसके कारण वायुदाब कम हो जाता है। तो यहाँ पर यही हमने देखा था। हमने ये भी देखा था कि वायुमंडल में जब हम 5 किलोमीटर की हाइट पर बढ़ते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो क्या है, लगभग 50% गैसेस 5 किलोमीटर के दायरे में ही पाई जाती हैं। पृथ्वी की सतह से जब वायुमंडल में हम 5 किलोमीटर बढ़ते हैं तो लगभग 50% जो वायु है, वायु का घनत्व है, वो 5 किलोमीटर के दायरे में ही आ जाता है। फिर लेकिन 32 किलोमीटर, जब हम 32 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचते हैं लगभग, तो देखते हैं कि 99% जो वायु और धूल कण हैं पूरे वायुमंडल का, वो इन्हीं 32 किलोमीटर के ऊंचाई में ही आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि 32 या 33 किलोमीटर की ऊंचाई पर से जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो वायु का घनत्व बहुत ही कम होगा, है ना। वहां वायु जो है वो उसके जो गैसेस है ना, गैस और जो धूल कण है ना, धूल कण है, वो बहुत ही विरल हो जाएंगे। विरल का मतलब बहुत ही कम मात्रा में पाए जाएंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था कि गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा फैक्टर था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा वहां पर जो एयर प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा।
देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि होगी तो वायुदाब में भी वृद्धि होगी। सीधी सी बात है कि आप यही कॉमन सेंस लगाइए कि ध्रुवों पर जो है वो तापमान कम होता है। अगर आपके एग्जाम में आए अगर प्रश्न ऐसा, तब वहां पर ऐसा सोचना है ना, ऐसे नॉर्मली नहीं। कॉमन सेंस लगाना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ रहा है, या तो आप इस लाइन को याद रख लो या फिर ये देख लो कि ध्रुवों पर जो वायुदाब है वो बहुत ज्यादा होता है। आपको तो ध्रुवों पर एक चीज तो हमेशा याद रहेगा, वो है कि तापमान बहुत कम होता है, और जहां तापमान कम होगा वहां पर वायुदाब अधिक होगा, है ना, क्योंकि वहां पर जो हवाएं हैं वो पृथ्वी के निकट ही, पृथ्वी की सतह के निकट ही स्थित होंगी, और वहां पर ज्यादा वायु होगी, वायु का भार ज्यादा होगा तो वायु का दबाव भी ज्यादा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या करता है कि जो भारी गैसेस हैं उनको अब सतह के निकट रखता है ना, वहां पर सतह के निकट उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में देखा जाता है कि जो गैसेस और धूल कण हैं वो जमा हो जाते हैं पृथ्वी की सतह के निकट। शीत ऋतु में कहीं पर भी, है ना, किसी भी क्षेत्र में किसी भी अक्षांश पर देखेंगे तो शीत ऋतु में आने पर क्या है, कोहरा कुहासा ये सब बनता है ना। तो ये यहाँ पर, या फिर कहें कि जो धूल कण है या गैसेस हैं वो पृथ्वी की सतह के निकट स्थित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और जिसके कारण हमें ओस कोहरा ये सब दिखाई देता है। तो वहां पर क्या, ऐसे ही जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है गैसेस पृथ्वी की सतह के निकट जमा हो जाती हैं और वहां पर वायु का दाब बढ़ जाता है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक फैक्टर हो जाएगा। इसके अलावा एक बात और डिस्कस किया था हमने, वो था सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है वो इक्वेटर के आसपास से ही लॉन्च की जाती हैं। जितने लॉन्चर पैड होते हैं, किसी भी देश का जो लॉन्चर पैड होगा वो ध्रुवीय क्षेत्र, वो विषुवत रेखा के आसपास होगा। क्यों? इसलिए होगा क्योंकि विषुवत रेखा पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम होता है, और जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश मतलब ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब बढ़ जाएगा तो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। वहीं अगर हम इक्वेटर के पास अगर लॉन्च करेंगे तो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा कम होता है, और कम होने के कारण वहां पर जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च करने के लिए जो एनर्जी है वो कम यूज होगी। ठीक, तो ये फैक्टर रहा। इसके अलावा हमने देखा था कि आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जो है वो वायु में जलवाष्प की मात्रा को दर्शाता है, मतलब वायु में नमी कितनी है इस बात को दर्शाता है। नमी को दर्शाएगा आर्द्रता। तो आर्द्रता हवा जो है ना वो दो तरह की होती है, एक तो शुष्क होती है, शुष्क मतलब ड्राई होती है, और एक ह्यूमिड होती है, आर्द्र होती है। तो जब आर्द्र होगी तो वायु का भार क्या होगा, कम होगा, और जब भार कम होगा तो घनत्व भी कम होगा, और जब घनत्व कम होगा तो एयर प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। शुष्क में जब ड्राई होगी तो भार अधिक होता है उसका, वायु का, और वहां पर क्या होगा, जो वायुदाब है वो अधिक हो जाएगा। मतलब समझिए इस बात को कि अगर कोई वायु, ऐसी वायु जो शुष्क है, ड्राई है, उसका जो भार है वो बढ़ जाता है ना, अधिक होगा, और जब अधिक होगा तो उसका जो एयर प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर आर्द्र वायु ह्यूमिड वायु है, एयर है, और उसका जो भार है वो कम होता है, और भार कम होगा तो घनत्व डेंसिटी भी कम होगी, और जब डेंसिटी कम होगी तो एयर प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो याद रखिए कि जब आर्द्रता बढ़ती है तो वायु के दाब में कमी आती है ना, वायु दाब में कमी आएगी। फिर चार फैक्टर हमने देखे अभी, वो थे तापमान, है ना, टेम्परेचर, अल्टीट्यूड ऊंचाई, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, और आर्द्रता ह्यूमिडिटी। ये चार फैक्टर्स हैं जो किसी भी अक्षांश पर एयर प्रेशर को निर्धारित करते हैं। ये चार फैक्टर्स थे, ये भी हमने कल देखा था। इसके अलावा हमने देखा था कि समुद्र तल का वायुदाब कितना होता है ना, ये भी हमने डिस्कस किया था कि समुद्र तल का ही क्यों मापते हैं हम, स्थल खंड का, भूमि का क्यों नहीं नापते। तो इसलिए क्योंकि पूरे धरातल पर जो है समुद्र है उसका जो एयर प्रेशर है वो लगभग एक जैसा होगा, कहीं से भी मापेंगे, है ना। लेकिन अगर स्थल खंड से मापेंगे तो कहीं पर हो सकता है ज्यादा हो, कहीं पर कम हो। तो औसतन जब भी कभी निकालना होगा एयर प्रेशर तो हमें कहां से, समुद्र तल से ही निकालना होता है। तो समुद्र तल से एयर प्रेशर, समुद्र तल पर कितना होता है एयर प्रेशर, वो 1013.6
25 1013.25 मिलीबार, है ना, मिलीबार होगा। ये देख लिया था हमने। अब इसके साथ में वायुदाब का वितरण, वायुदाब का वितरण भी देखा कि वर्टिकल रूप से अगर देखें, वायु जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ऊर्ध्वाधर तरीके से बढ़ेंगे, तो फिर वायुदाब में क्या परिवर्तन होगा, है ना। और देखेंगे क्षैतिज रूप से कि जब हम मान लीजिए ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जब बढ़ेंगे तो फिर क्या परिवर्तन आएगा एयर प्रेशर में, ये हमने देखा। तो यहां पर हमने एक चित्र के माध्यम से एक बात समझी थी कि जब हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं, है ना, ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो ऊंचाई पर बढ़ने के साथ में जो एयर प्रेशर है वो घटता है, ठीक है, घटेगा। किस स्पीड से घटेगा ये हम देख लेते हैं एक चित्र में, वो उसको फिर से ओपन करेंगे। ये कहाँ गुम हो जाता है, ओपन क्यों नहीं होता। चलिए, क्या था कि जब हम हाइट पर बढ़ते हैं ना तो वायुदाब में कमी आती है, और वायुदाब में जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर हम ऊपर बढ़े ना तो जो है 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ने के साथ में लगभग 200, है ना, 200 की 200, हाँ 200 मिलीबार की कमी आएगी औसतन ऐसे। तो ऐसे ही जब हम लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई पर जाते हैं तो देखते हैं कि वायुदाब में वायुदाब हमारा 0 हो जाता है, वहां पर लगभग एयर है ही नहीं, ऐसा, है ना, बहुत कम हो जाता है, बहुत 0 हो जाएगा। वहां पर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो 0 हो जाता है 5000 एल्टीट्यूड पे जाने पे, है ना, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये बात रही। अब हम देख लेते हैं क्षैतिज रूप से जो विश्व में देखेंगे तो कुछ वायुदाब की पेटियां हैं, है ना, वायुदाब की कुछ पेटियां हैं, बेल्ट हैं, जहां पर क्षैतिज का मतलब हुआ कि यह है पृथ्वी और ये इक्वेटर, और फिर यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैंसर, कैप्रिकॉन, है ना। ऐसे ही अन्य अक्षांशों पर देखेंगे, सभी अक्षांशों पर लगभग यहाँ पर देखेंगे वायुदाब की कौन कौन सी बेल्ट मौजूद हैं, कहाँ कहाँ पर यह एयर प्रेशर जो है वो पाया जाता है, किस तरह का एयर प्रेशर है। हमने यहाँ पे आराम से दो तीन स्लाइड में फिगर आउट किया था इसको, और हमने ये समझने की कोशिश की थी कि यहाँ पर इक्वेटर है, इक्वेटर को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश से इधर 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री। अच्छा एक चीज और, ये वो फिगर नहीं है, ये तापमान का है। हमने ये देखा था कि वायुदाब को पढ़ने, वायुदाब की जो पेटियां हैं उनको पढ़ने से पहले हमें जो है तापमान की जो पेटियां हैं विश्व में उनको समझना होगा, है ना। तो यहाँ पर देखा था हमने कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से इधर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो जोन है उसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन।
है ना, उष्ण कटिबंध कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे, ट्रॉपिकल जोन कहेंगे, है ना। ये देखिए उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म होता है, तो उष्ण कटिबंध कौन सा कटिबंध है, उष्ण है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में पाया जाता है। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक, इसके जस्ट ऊपर जाएंगे, लगभग 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में शीतोष्ण कटिबंध, शीत और उष्ण, है ना, शीत प्लस उष्ण, है ना, शीत मतलब ठंडा और उष्ण मतलब गर्म, तो शीतोष्ण कटिबंध, ना तो बहुत ठंडा होगा और ना ही बहुत गर्म होगा, है ना, तो शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा दोनों गोलार्ध में सेम अक्षांश पर, है ना। और उसके ऊपर 66.5 से 90 डिग्री तक जाएंगे तो शीत कटिबंध आ जाएगा। शीत कटिबंध मतलब ये वो क्षेत्र होता है जहां पर अत्यधिक ठंड पड़ती है ना, बहुत ज्यादा, यहाँ पर 6 महीने की रात 6 महीने का दिन होता है। इस तरीके से सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली यहाँ पर पहुंचता नहीं है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि वायुदाब की मुख्य 7 पेटियां हैं विश्व में, 7 पेटियां हैं, कितनी कितनी है, 7 पेटी, है ना, बेल्ट, तो कितनी बेल्ट है, 7, है ना। और ये जो बेल्ट हैं इनको हमने 2-3 फिगर्स में फिगर आउट किया। वो क्या था, देखिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में हमने देखा तो ये विषुवतीय निम्न दाब का क्षेत्र था। यहाँ पर जो तापमान है वो ज्यादा होता है क्योंकि सालों भर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं यहाँ पर, और जिसके कारण यहाँ पर तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है। और जब तापमान अधिक होता है तो यहाँ पर आर्द्रता भी ज्यादा होती है और वायु जो है वायु में ऊपर उठने की प्रवृत्ति होती है। तो फिलहाल यहाँ पर तापमान अधिक होता है, आर्द्रता भी अधिक होती है, और जिसके कारण जो है आर्द्रता भी अधिक होती है, और जिसके कारण जो है हाँ, तो यहाँ पर निम्न दाब का निर्माण होगा, है ना, विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, विषुवतीय निम्न दाब का क्षेत्र कहलाएगा। अब ये है 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र, जो 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र है वो शीतोष्ण उच्च दाब पेटी का उच्च दाब पेटी कहलाएगा, शीतोष्ण उच्च दाब पेटी। ठीक, इसके साउथ में भी देखेंगे तो 30 से 35 डिग्री साउथ में, 30 से 35 डिग्री साउथ जो अक्षांश है उसके बीच में भी शीतोष्ण, है ना, शीतोष्ण उच्च दाब पेटी। साधारण शब्दों में कहें तो यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, यहाँ पर लो प्रेशर होता है, इधर भी हाई प्रेशर होगा। यहाँ से इक्वेटर के साउथ में जो भी हिस्सा है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और जो उत्तर में उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, है ना। फिर इसके बाद हमने देखा था कि ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर पर अभी हमने देखा कि लो प्रेशर होता है, वायुदाब कम होता है ना, वायुदाब कम होता है। यहां पर हमने देखा था अभी अभी जस्ट कि ये 30 से 35 डिग्री वाला क्षेत्र है, 35 डिग्री वाला क्षेत्र है, अक्षांश है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या था, लो प्रेशर था, सॉरी हाई प्रेशर था, है ना, यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर। अब इसके अलावा हमने 7 बेल्ट बताए थे ना, तो 1 हो गया, 2 हो गया, पिछले ही पीछे भी देखा हमने, 1 2 3, है ना, अभी 3 हो गए हैं इसमें से। ये क्या है, ये उप ध्रुवीय, है ना, उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी। ठीक है, यहां पर भी प्रेशर जो है वो लो होता है ना, यहां पर भी प्रेशर लो होगा, और ये 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर पाया जाएगा। 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर जो क्षेत्र है वो निम्न दाब का पेट है, यहाँ पेटी है, बेल्ट है, यहाँ पर प्रेशर जो है वो लो होगा। ठीक, और यहाँ फिर उसके बाद ध्रुवीय बेल्ट आ जाएगा, है ना, ध्रुवीय बेल्ट, और इस ध्रुवीय बेल्ट में हाई प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, हाई प्रेशर, इसको सबको हम एक फिगर में देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और,
नॉर्थ में उपध्रुवीय और उत्तर में भी, वो साउथ में भी ये भी उपध्रुवीय हो जाएगा, ठीक है, सेम अक्षांश पर। और यहाँ पर प्रेशर जो है वो लो होगा काफी, ठीक है, लो प्रेशर होगा। उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, जो इक्वेटर पर सिचुएशन है वही 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर सिचुएशन है, समझ रहे हैं। अब आइए, इनको एक में हमने देखा, हमने ये देखा था कि ये है इक्वेटर हमारा, ठीक है, ये हमारी पूरी प्यारी धरती है, और इसमें इक्वेटर जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में। तो इसके उत्तर और दक्षिण में देखेंगे तो ये क्या है, ये विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है। और इसके ऊपर जस्ट देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र जो है ये, और ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा है, और यहां से यहां तक का जो क्षेत्र था हमने उष्ण कटिबंध के नाम से जाना था। इनके बीच में जो वायुदाब पेटियां हैं वो इक्वेटर पर देखा तो निम्न दाब पेटी बन रही थी, है ना, लो प्रेशर बन रहा था। यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा पर जो है हाई प्रेशर था। कर्क रेखा और मकर रेखा पर हाई प्रेशर होता है, उच्च वायुदाब होता है। फिर ऊपर बढ़ते हैं जब उप ध्रुवीय क्षेत्रों में, उप ध्रुवीय क्षेत्रों में ये 60 से 65 डिग्री वाला क्षेत्र है, और मैंने बताया अभी कि ये विषुवत रेखा वाले क्लाइमेट की तरह होगा, और इसलिए यहाँ पर जो है वायुदाब कम होगा, निम्न वायुदाब होगा, लो प्रेशर होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी लो प्रेशर होगा, ठीक है, लो प्रेशर होगा। इसके बाद ध्रुवों पर ध्रुवीय क्षेत्र पाया जाएगा, ध्रुवीय, है ना, और ध्रुवीय पर हाई प्रेशर होगा क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, तापमान कम होता है ना। ये सब ये हमने देखा था। अब ये जो डायरेक्शंस वाली विंड है ये क्या है, ये विंड है ना, ये ग्रहीय या प्लैनेट विंड्स हैं, प्लैनेटरी विंड्स हैं जो पूरे पृथ्वी पर चलती रहती हैं सालों भर, है ना। तो आज हमें विंड्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन फिर भी इसके थोड़ा सा समझाते हुए चलना पड़ेगा इसको, क्योंकि बिना इसको समझाए हुए हम लोग एयर प्रेशर के बारे में पूरी तरीके से हमारा जो प्रश्न है वो या कहें टॉपिक है वो पूरी तरह पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आइए इसको एक बार समझ लेते हैं, एक बार इस देख लेते हैं और भी है कुछ कि नहीं, ठीक, कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए ये है अर्थ, ठीक है, अर्थ है, ये अर्थ है, और अर्थ पर ये है विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा। और यहाँ पर हम चूंकि पेटी बेल्ट बना रहे हैं तो बेल्ट के हिसाब से देखेंगे तो ये 5 डिग्री और नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ हो जाएगा। फिर इसके बाद ये है, इसको थोड़ा सा, ये हो जाएगा कर्क रेखा, कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र मतलब कर्क रेखा के पास का क्षेत्र। मैंने कर्क रेखा यहाँ पर अब नहीं बोलना है क्योंकि हम तापमान के वितरण को नहीं देख रहे हैं, हम वायुदाब के वितरण को देख रहे हैं। तो वायुदाब के वितरण को देखेंगे तो 30 से 35 डिग्री, है ना, 30 से 35 डिग्री वाला क्षेत्र है। ये है 5 डिग्री, ये है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, है ना। ये है 30 डिग्री और ये है 35 डिग्री, दो लाइन है ना, ये 30 डिग्री, ये 35 डिग्री, ठीक, 35 डिग्री। फिर यहां पर ये
ये 60 से 65 डिग्री वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये है 60, ये है 65, ये है 60, ये है 65 डिग्री वाला क्षेत्र। ठीक, अक्षांश है। यहां पर हमने क्या देखा कि लो प्रेशर है, लो प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर, फिर यहां पर लो प्रेशर और फिर यहां पर ध्रुव है ना। ध्रुवीय वाला पेटी ऐसे बना लेंगे हम सिंबॉलिकली। ठीक है, यहां पर ये है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री, नॉर्थ है और ये साउथ है जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर बनाया, ये हाई प्रेशर वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर और यहाँ पर हाई प्रेशर। ठीक है, तो जो येलो लाइन से खींचा हुआ क्षेत्र है ये लो प्रेशर का क्षेत्र हो जाएगा, ये निम्न दाब पेटी हो जाएगी। ठीक, निम्न दाब यहाँ पे लिखा हुआ है सिंबॉलिकली इंग्लिश में, लो प्रेशर है ना, निम्न वायुदाब, यहाँ पर उच्च वायुदाब, फिर निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब। अब ऐसा क्यों है? जो विंड की डायरेक्शन होती है, विंड की किसी भी पवन हवा की जो डायरेक्शन होती है, दिशा है, वो क्या है? हाई टू लो, हाई टू लो। ठीक है, हाई टू लो हो जाएगा। हाई टू लो, उच्च से निम्न, क्या? वायुदाब। उच्च हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? हाई प्रेशर है और यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर। तो जो विंड्स हैं वो इस तरीके से बहेंगी ध्रुव विषुवत रेखा की ओर, समझ रहे हैं? विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होगी, क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल भी लगता है। कोरियोलिस बल एक तरह का बल है ना, और वो दोनों गोलार्धों में लगता है। ये विंड्स को, जो विंड्स हैं, हवाएं हैं, पवने हैं, उनकी दिशा को निर्धारित करता है। दिशा को निर्धारित करने का मतलब हुआ कि जो कोरियोलिस बल है, कोरियोलिस बल है ना, कोरियोलिस बल जो है ये किसको प्रभावित करेगा, किसको नहीं? ये गति को प्रभावित करता है। गति का मतलब हवाओं की गति को ये प्रभावित करेगा, तो प्रभावित नहीं करता। ठीक है, याद रखिए, ये कोरियोलिस बल जो होता है वो पृथ्वी की गति या किसी की विंड्स की जो गति है ना, हवाओं की गति को प्रभावित नहीं करता है ना। तो ये किसको प्रभावित करेगा? ये हवाओं की दिशा को, हवाओं की दिशा को। ठीक है, विंड्स की डायरेक्शन को। तो ये कैसे? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, ये हवाओं की दिशा को किधर? दाईं ओर, है ना। अभी हम फिगर आउट कर लेंगे इसको। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध में, उसमें हवाओं को ये बाईं ओर मोड़ देता है। ठीक है, हवाओं को ये बाईं ओर मोड़ देता है। ऐसा इस किस लिए होता है, आप खुद सोचो। इसको हम लोगों ने पृथ्वी की गतियों वाले चैप्टर में ही पढ़ा था, है ना। इसके अलावा हमने जो महासागरीय जलधारा का चैप्टर था उसमें भी कोरियोलिस बल को देखा था। ये कोई नई चीज नहीं है कि ये कोई नई चीज हमारे सामने आई। कोरियोलिस बल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हवाओं को, या पृथ्वी पर कोई भी गतिशील चीज है ना, तो उसको प्रभावित करेगा। गतिशील चीजें जितनी भी हैं, जैसे महासागरीय जलधारा को ये प्रभावित करेगा, हवाओं को प्रभावित करेगा, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी बहुत तेजी से गति कर रही है ना, गतिशील है। और विषुवत रेखा के आसपास जो है वो पृथ्वी का रेडियस सबसे ज्यादा होता है, और वहां पर जो पृथ्वी की गति है वो 1690 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 1690 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब इस स्पीड से कोई चीज घूम रही है तो उसके ऊपर जो क्षेत्र चीज स्थित है, कोई भी चीज, जैसे पृथ्वी है,
वो उस पर, यहाँ पर देखिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी 1690 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रही है, ठीक। तो इस जो इसके ऊपर कोई भी चीज स्थिर होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, समझ रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। यही है कॉरियोलिस बल। ये जो उल्टा घूम रहा है ना, इसको ही कॉरियोलिस बल कहा गया। एक कॉरियोलिस जो है विशेषज्ञ थे, वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी और जिसकी वजह से इस बल का नाम कॉरियोलिस बल पड़ा। कोई बल नहीं है बल्कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो है एक उत्पन्न बल है ना, उसके क्या कहते हैं उत्पाद, बाई प्रोडक्ट के रूप में कॉरियोलिस बल आता है ना, बाई प्रोडक्ट के रूप में कॉरियोलिस बल है। किसके? पृथ्वी की जो रोटेशन है उसकी वजह से, ठीक। तो कॉरियोलिस बल तो ये गति को तो प्रभावित नहीं करता है ना, कितनी स्पीड है उसको प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि हवाओं की दिशा को प्रभावित करेगा। तो ये उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर हवाओं को मोड़ देता है और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें ये बाईं ओर मोड़ देगा, ठीक। अब जो ये डायरेक्शन है ये किसकी वजह से इस डायरेक्शन में है, इसको अभी हमें पढ़ना है आज, है ना। तो ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यहां पर देखो ये हवाएं चल के आगे इस तरफ मूव कर जाएंगी, ठीक है, और ये हवाएं इस तरफ। फिलहाल ये ऐसा पूरी तरीके से हो नहीं पाता, क्यों? क्योंकि यहां से जो इक्वेटर है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड कर देता है पूरी पृथ्वी को, तो ये आगे चल के इस तरफ मुड़ नहीं पाती हैं। बाकी ये हवाएं यहां से मुड़ जाएंगी, ठीक है, ऐसे मुड़ जाएंगी, लेकिन ये नहीं मुड़ पाता है, ठीक है, क्योंकि यहां से गोलार्ध में परिवर्तन आ जाता है। फिलहाल अगर ये हवाएं इस तरफ आ गई तो ये फिर इस तरफ मुड़ जाएंगी, और ये हवाएं जो यहाँ पर ये हवाएं चल रही हैं, है ना, अगर ये इस तरफ आएंगी, मान लीजिए इक्वेटर को पार कर जाती हैं, तब फिर ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी, ठीक है, सॉरी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है, होगा तो मैं बताऊंगा कहां पर होगा। ऐसा होता भी है क्योंकि जो मानसूनी पवने हैं, जो मानसूनी पवने हैं वो कुछ इसी तरीके से ही चलती हैं, ठीक है। तो ये है विंड की डायरेक्शन। अभी हम बाद में देखेंगे कि ये कौन सी हवाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये हाई प्रेशर का क्षेत्र है और ये लो प्रेशर का क्षेत्र है। तो हाई से लो प्रेशर की ओर हवाएं बह रही हैं। ये हवाएं क्या पृथ्वी की बहुत ऊंचाई पर बह रही हैं? नहीं, पृथ्वी की सतह के निकट ही बह रही हैं, है ना। तो ये अभिवहन उसको बोलते हैं, जब हवाएं क्षैतिज रूप से संचलन करती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? अभिवहन बोलते हैं, है ना। अभिवहन, ठीक, अभिवहन बोला जाता है। ये हवाएं यहाँ विषुवतीय क्षेत्र पर, यहाँ पर तापमान कम होने की वजह से जब हवाएं गर्म हो जाती हैं तो गर्म होकर के ये ऊपर की ओर उठने लगती हैं, और जब ऊपर उठती हैं तो चूंकि यहाँ पर आर्द्रता भी, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है, तो ज्यादा होने के कारण इनमें नमी की मात्रा ज्यादा होगी, और नमी की मात्रा जब ज्यादा होगी, हवाएं ऊपर उठेंगी तो संघनन की, कंडेंसेशन बनेगा, और उसके बाद बादलों का निर्माण होगा, फिर वर्षा होगी। तो इसीलिए इन क्षेत्रों, ये विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है, वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है, वर्षा वाला क्षेत्र हो जाएगा। अब यहां से आधी हवा तो इस तरफ आई और आधी हवा क्या होगी? ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है, आधी हवा ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी, है ना। इसको यहां पर देखिए, क्योंकि इधर भी तो लो प्रेशर है और इधर भी तो लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर की ओर ही हवाएं मूव करेंगी, ठीक। ठीक है, तो लो प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो रहा है और हवाएं इस तरफ भी आ रही हैं। उपध्रुवीय, ठीक, क्षेत्र जो है यहाँ पर भी लो प्रेशर। अब यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, तो हाई से लो प्रेशर की ओर हवाएं जाएंगी, ठीक है, समझ रहे हैं। कुछ इस तरीके से
यहाँ पर हाई प्रेशर है तो हवाएं जो यहाँ से बहेंगी, अभिवहन होगा, वो इस तरफ आएगा। ठीक है, इन पवनों को अभी डिटेल में हम फिर से देखेंगे कि इनकी डायरेक्शन ऐसी ही क्यों होती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर क्या है कि जहां पर ये दो पवनें टकरा रही हैं, टकराएंगे क्या, यहाँ पर तापमान बहुत कम हो जाता है। जब बहुत कम हो जाते हैं तापमान तो ऊपर की ओर उठती है, और ऊपर की ओर उठ करके ये ऐसे साइकिल के रूप में ऊपर जेट पवनें यहाँ पर चलती हैं। यहाँ पर क्या है, जेट पवनें, इसको पढ़ना है आज। जेट पवनें यहाँ पर ऊपर लगभग 12-13 किलोमीटर की हाइट पर जाने पर जब ये हवाएं ऊपर उठती हैं तो 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई पर जेट पवनों से टकरा करके यहाँ पर भी जो यहाँ पर 30 से 35 डिग्री वाला क्षेत्र है वहां पर हवाएं नीचे उतरती हैं। तो जहां पर भी हवाएं नीचे की ओर उतरेंगी, बैठेंगी, वहां पर वायु नहीं, वर्षा नहीं होगी। ठीक है, वर्षा कब होगी, जब संघनन की प्रक्रिया होगी। संघनन कब होगा, जब वायु ऊपर उठेगी। जब वायु नीचे बैठती है तब संघनन की प्रक्रिया होगी ही नहीं, ना बादल बनेंगे ना वर्षा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वायु जो हवाएं हैं वो नीचे की ओर बैठती हैं। यहाँ पर भी देखिए इन दोनों क्षेत्रों में, यहाँ पर तो जेट पवने हैं जो हवाओं को, ऊपर जो हवाएं हैं उनको नीचे उतार दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कौन सी चीजें हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये अत्यधिक ठंडी वायु होती है ना, ठंडी वायु होगी। और ये क्या है, थोड़ी सी गर्म वायु होगी कंपैरिजन में, क्योंकि विषुवत रेखा की ओर से जा रही हवा है ना, विषुवत रेखा की तरफ से, विषुवत रेखा के नजदीक भी है। और इधर क्या, ये ध्रुवों से आ रही हवाएं हैं। तो क्या है कि जब ठंडी और गर्म हवाएं आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, वहां पर फ्रंट का निर्माण होगा। फ्रंट का मतलब वाताग्र बनेगा, और वाताग्र का मतलब है कि जब ठंडी और गर्म हवाएं आपस में टकराती हैं, वायु राशियां टकराती हैं, तो जो गर्म हवा होती है, हल्की हवा होती है, वो ऊपर की ओर उठने लगती है। ठीक है, फिलहाल ये जब गर्म हवा इस ठंडी हवा से टकराएगा तो टेम्परेचर का आदान प्रदान भी होगा, और इन क्षेत्रों में फिर से हवा ऊपर उठेगी। ठीक है, हवा जो हल्की हो जाएगी वो ऊपर की ओर उठेगी, और ऊपर की ओर उठ करके जो है ये फिर से साइकिल के रूप में इन क्षेत्रों में, है ना, ये ऐसे यहाँ पर ऊपर की ओर, और यहाँ से आधी हवा फिर से ये विषुव ध्रुवीय क्षेत्रों में जाकर नीचे बैठेगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक साइकिल चला था कि यहाँ से हवा विषुवत रेखा पर हवा ऊपर उठ करके यहाँ पर 30 से 35 डिग्री के आसपास जो है हवा ऊपर से बैठ रही है। तो यहाँ पर एक साइकिल जो चला उसको क्या बोलेंगे, हेडल या हेडली। ठीक है, चक्र बोलते हैं इसको, है ना। और ये ही हवा इस तरफ भी तो चल रही है, इधर भी तो बैठ रही है। ठीक, फिर यहाँ पर ये हवा जो यहाँ पर उठ रही थी, यहाँ पर देखिए डायरेक्शन, ये फिर से हवा इधर ही बैठेगी, और इधर से हवा आधी उठ चल करके इधर बैठेगी। तो यहाँ पर जो चक्र बन रहा है इसे फेरल चक्र बोलेंगे, है ना, फेरल चक्र बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस विजुलाइज करना है। अभी हम इमेज के माध्यम से इसको विजुलाइज भी कर लेंगे, है ना। ठीक, ठीक है, तो इसको हमने देखा था। ये भी यहाँ पर इन अभी पवनों को हम छोड़ रहे हैं, है ना, पर पवनों को हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। पवनें कितने प्रकार की होती हैं, ये पवनों का ही, कुछ और इसमें तो है नहीं। ठीक है, अच्छा, समदाब रेखाएं क्या होती, अब आता है। जैसे हमने समताप रेखाएं देखा था, वैसे ही समदाब रेखाएं होती हैं। जो समदाब रेखाएं हैं वो समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली एक रेखा खींची जाती है। समान स्थान वाले, समान दाब वाले स्थानों को मिला करके एक रेखा खींची जाएगी,
तो उसको समदाब रेखाएं कहा जाएगा, है ना। मान लीजिए कहीं पर 5 मिली बार वायुदाब है और उस 5 मिली बार वायुदाब को मिलाते हुए जहां पर भी पृथ्वी के जिस भी क्षेत्र पर 5 मिली बार का वायुदाब बन रहा होगा उन क्षेत्रों को मिलाया जाए और उनको मिला करके जब मिलाएंगे ना तो चूंकि बहुत ऊपर नीचे नहीं, बहुत ऐसा नहीं कि जो मान लीजिए 5 मिली बार, मान लीजिए 5 मिली बार जो एयर प्रेशर है वो इस पृष्ठ पर है, तो ऐसा नहीं है कि ध्रुव ये विषुवत रेखा पर मान लीजिए बन रहा है, इक्वेटर पर अगर बन रहा है तो ऐसा नहीं कि विषुवत रेखा पर 5 डिग्री फिर जाकर बनेगा, इतनी लंबी नहीं होगी, ठीक है। वो दूसरी खींच लेंगे हम वायुदाब रेखा, वो वायुदाब रेखाएं, बल्कि हम लोग देखते हैं 5 विषुवत 5 MB, मान लीजिए 5 MB यहाँ पर है, MB मतलब मिली बार, फिर 5 MB यहाँ पर है, फिर 5 MB यहाँ पर है, बहुत डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। इनको ऐसे करके एक ऐसे मिला देते हैं तो इनको क्या बोलेंगे, ये वायुदाब रेखाएं या समदाब रेखाएं, समझ रहे हैं। लगभग ये सीधे में होता है, मैंने तो समझाने के लिए थोड़ा सा एंगल ले लिया, है ना। बाकी ये लगभग सीधी ही होती हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जहां पर महासागर होगा वहां पर थोड़ा डिफर करेगा और जहां पर स्थल खंड होगा फिर वहां पर, ठीक है, वहां पर डिफर करेगा। बस यही दोनों क्षेत्रों से जो चेंजेस आते हैं, बाकी वैसे तो नहीं आता, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो वायुदाब वाला सेक्टर वो टॉपिक था उसको तो रिवाइज कर लिए, बाकी अब हम पवनें पढ़ते हैं। पवनें क्या होती हैं? इसमें तो कोई PDF ही नहीं खुल रहा, क्यों? कैसे ये चलेगा? चलिए तब तक हम लोग देख लेते हैं कि जो पवनें हैं वो वायु जब ऊपर की ओर उठती है तो उसको तो छोड़ देती है, ठीक है। जब पवनें क्षैतिज रूप से संचलन करती हैं, क्योंकि पवनें दो ही तरीके से, एक तो ऊपरी तरफ वायु उठेगी और दूसरा क्या है कि पृथ्वी की सतह के निकट ही कुछ पवनें बहेंगी, वायु बहेगी। और जब पृथ्वी की सतह निकट जो है, सतह के निकट जब पवनें वो हवाएं बहेंगी तो उसे पवन बोला जाता है, ठीक है। पृथ्वी पर 3 तरह की पवनें पाई जाती हैं, पृथ्वी पर 3 तरह की पवनें पाई जाती हैं।
तो प्रॉब्लम क्या है? टेक्नोलॉजी अगर चले तो बहुत सुविधाजनक हो जाती है, और अगर टेक्नोलॉजी किसी भी तरीके से ना चले तो बहुत इरिटेटेड हो जाएगी, है ना, बहुत इरिटेट करेगी। अगर फोन आपका चल रहा है तो बहुत ठीक है, अगर नहीं चल रहा है, नेटवर्क किसी भी तरीके से गया, तो आपको फोन फोन नहीं डब्बा हो जाएगा तुरंत। कभी कभी ऐसे ही चीजें होती है टेक्नोलॉजी में कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आई तो वो इरिटेट कर देगा, या आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कोई, है ना। चलिए, इसमें कुछ इमेजेस थी वो देखना इंपॉर्टेंट था, फिलहाल उसको बना लिया जाएगा। चलिए, तो जो पौने होती हैं ना, वो तीन तरह की होती हैं पूरी पृथ्वी पर। पौने, विंड्स, है ना। पौने, पौने क्या होती हैं कि एक वायु की विशाल राशि, या सिंपल सा अगर हम कहें इसको, तो अन्य शब्दों में एकदम साधारण में देखेंगे तो क्या होगा, वायु के क्षैतिज संचलन, वायु के क्षैतिज संचलन को पवन कहा जाता है। ठीक है, वायु के क्षैतिज संचलन को पवन कहा जाता है। ठीक, पवनें जो हैं वो तीन तरह की होती हैं, पूरी पृथ्वी पर तीन तरह की पवनें हैं। पवने का प्रकार तीन तरह से, कौन कौन सी? ग्रहीय, ग्रहीय पवने। दूसरा सामयिक, है ना, सामयिक या कालिक, या कालिक पवने। ठीक, और तीसरा स्थानीय पवने।
पौने। श्रवण कोचिंग के ऐप पर देख रहे हैं तो उसके फ्री स्टडी मटेरियल में जहां पर भी स्टडी मटेरियल का सेक्शन होगा ना, उसमें पीडीएफ को ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो वहां पर जो है आपको कमेंट बॉक्स में जो यहाँ आज की क्लास का पीडीएफ है वो मिल जाएगा आपको, तो उससे आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। बाकी कुछ जरूरी चीजें होंगी वो क्लास में लिखवा दूंगा मैं अभी आज। ठीक है, तो ग्रहीय पौने, सामयिक पौने या कालिक पौने और स्थानीय पौने। ग्रहीय पौने कौन सी होती है? जो पूरे ग्रह पर समान रूप से पूरे सालों भर जो है ना, पूरे पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर सालों भर, ठीक है, सालों भर जो संचरण करती हैं उन्हें ग्रहीय पौने कहा जाता है। कुछ ऐसी पौने होती हैं जो मौसम के अनुसार चलती हैं, मौसम या कहें कि समय समय पर, हो सकता है कि दिन में चलें रात में ना चलें, ठीक है, समय समय पर, ठीक। तो समय या सामयिक या कालिक। और तीसरा क्या है कि स्थानीय पौने, है ना, स्थानीय पौने हो जाएंगी। ये किसी स्थानीय क्षेत्र में, स्थान विशेष में ही, जैसे कि आपने सुना होगा सबसे फेमस वर्ड लू, गर्मी के महीने में चलता है, तो ये क्या है? स्थानीय पवन है। ये जहां पर हाई प्रेशर क्या कहेंगे, जब हमारे उत्तर भारत में गर्मी ग्रीष्म ऋतु आती है तो उस समय लगभग 40 से 45 डिग्री तापमान वाली एक हवा या पवन जो है वो प्रवाहित होती है, जिसे लू के नाम से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में हवाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये जो पौने हैं वो ठंडी भी हो सकती हैं और गर्म भी हो सकती हैं, है ना, देखेंगे हम लोग इसको। ठीक है, सामयिक पौने कितने प्रकार की हो सकती हैं वो हम देखेंगे, और ग्रहीय पौने, है ना, वो कितने प्रकार की। तो पहला हमें यही पढ़ना है, तो 3 प्रकार का है, देख लेते हैं। ग्रहीय पौने, ग्रहीय पौने जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला तो व्यापारिक, व्यापारिक या वाणिज्यिक पौने, ठीक। दूसरा पछुआ पौने, पछुआ पौने, और तीसरा हो जाएगा ध्रुवीय पौने। ध्रुवीय पौने, तो 3 तरह की पौने हैं, है ना, व्यापारिक पौने, पछुआ पौने, या और तीसरा जो है वो है ध्रुवीय पौने। समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा। देख लेते हैं व्यापारिक पौने क्या होती है। व्यापारिक पौने, व्यापारिक पौने, इनको इंग्लिश में ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं। अगर आपने पहले कभी ज्योग्राफी पढ़ी है ना, तो इस विंड का नाम तो जरूर सुना होगा, हो ही नहीं सकता कि इसका नाम ना सुना हो। व्यापारिक पौने जो है ये एक जर्मन शब्द है ना, जो ट्रेड, ट्रेड जो है एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है फिक्स्ड पाथ, है ना, फिक्स्ड पाथ, निश्चित रास्ता, तय रास्ता, समझ रहे? तो फिक्स्ड पाथ होता है, और ये जो है एक निश्चित दिशा में, मतलब क्या हुआ कि इनकी जो विंड्स की डायरेक्शन है या कहें जो रास्ता है वो एकदम फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है, सालों भर ये जो है सालों भर जो है एक ही डायरेक्शन में प्रवाहित होती हैं, सालों भर एक ही डायरेक्शन में प्रवाहित होंगी, समझ रहे? और ये उपोष्ण उच्च वायु दाब से ले उच्च दाब से विषुवतीय निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं।
मतलब ये है पृथ्वी और ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या कहें इसको अब हम लोग क्या कहेंगे, विषुवतीय उच्च दाब की पेटी। यहाँ पर सॉरी विषुवतीय निम्न दाब की पेटी, लो प्रेशर है यहाँ पर। और यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर हाई प्रेशर होता है, जिसे उपोष्ण उच्च दाब की पेटी कहेंगे, और इसको विषुवतीय निम्न दाब की पेटी कहेंगे। विषुवतीय निम्न दाब की पेटी। सेम यही साउथ में देखेंगे तो साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास मतलब 30 से 35 डिग्री अक्षांश के आसपास जो है फिर से यहाँ पर भी उपोष्ण ही बनेगा, उपोष्ण उच्च वायुदाब। ठीक है, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवतीय निम्न दाब की ओर कुछ हवाएं या पवनें जो है वो प्रवाहित होती हैं, जिन्हें ट्रेड विंड्स के नाम से जाना जाता है ना, व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। अभी हमने इसको देखा था जब वायुदाब की पेटियां पढ़ रहे थे कि यही पवनें जो हैं वो विषुवतीय क्षेत्र में जा करके तापमान कम होने की वजह से ऊपर की ओर उठती हैं, और जिससे इन क्षेत्रों में मतलब विषुवतीय क्षेत्र में जो है वर्षा लाती है। ठीक है, सालों भर वर्षा होती है, ये सालों भर चलती है। यहाँ पर क्या बोला था, सालों भर चलेंगी, सालों भर जाएंगी। यहाँ विषुवतीय क्षेत्र में ये फिर तापमान कम होने की वजह से हवाएं ऊपर उठने लगेंगी, बादलों का निर्माण होगा और फिर यहाँ पे वर्षा होगी, तो सालों भर वर्षा होती है। ठीक, तो ट्रेड विंड्स जो है ये सालों भर चलती हैं। ये जर्मन भाषा के एक शब्द ट्रेड से बना है, और ट्रेड का जर्मन भाषा में जो है वर्ड है ना, उसका मतलब है फिक्स्ड पाथ। सिंपल सा, दोनों ही गोलार्धों में। अब इनकी दिशा क्या होती है, इनकी डायरेक्शन जो है, ये इनकी जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक, इतना तो जानते ही होंगे आप। अगर हम इससे इस क्षेत्र को देखें तो ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इस क्षेत्र को देखेंगे तो क्या, वेस्ट साउथ या फिर कहेंगे साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट भी कह सकते हैं। इस तरफ देखें तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो ये नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा। और इस तरफ देखेंगे तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, साउथ ईस्ट हो जाएगा। क्लियर। अब जो अभी हमने व्यापारिक पवनें देखा उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से थी। कुछ इस तरीके से ये। ठीक है, अब ये देखिए ये तीर जो बनी है ये इसके समान है कि नहीं है। ठीक है, तो जो ट्रेड विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट से टू नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की ओर। ठीक, साउथ वेस्ट। ये हमने जो बताया ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का। हमने इस विंड की बात की जो उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित हो रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। ये हो जाएगा साउथ, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये है नॉर्थ वेस्ट और ये है साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट सॉरी साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक, ये डायरेक्शन। और ट्रेड विंड्स के बारे में ना अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व के जो अधिकांश देश हैं खासतौर पे आबादी वाले, वो लगभग इन्हीं क्षेत्रों के आसपास स्थित है ना। चाइना वगैरह या कहें इंडिया, तो इन्हीं क्षेत्रों के आसपास है अधिकांशता, ऐसा बोला मतलब डेटा आता है ना, उसके हिसाब से लगभग मैं बोल रहा हूँ, पूरी तरीके से नहीं बोल रहा। तो इसके अलावा यहाँ पर ट्रेड भी खूब ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, व्यापार का एक सुगम, क्यों, विश्व में जो नौ संचालन होता है वो इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होता है। क्यों, इसलिए नहीं कि ट्रेड ज्यादा होने की वजह से इनका नाम ट्रेड विंड्स रखा गया है, ये कोइंसिडेंस है ना, बल्कि वो तो जर्मन भाषा का एक शब्द है।
जिसकी वजह से जो सालों भर एक ही निश्चित दिशा में चलती है, इसलिए उसका नाम रखा गया है। बाकी ये यहाँ पर ट्रेड भी सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइसबर्ग नहीं पाए जाते। आपने टाइटैनिक का नाम तो सुना ही होगा, ऐसा तो हो ही नहीं, है ना। शाहरुख खान का नाम और टाइटैनिक का नाम, दो चीजें तो हमेशा सुनी ही होती हैं। फिलहाल शाहरुख खान का मतलब ना, उसका कई डायलॉग होते हैं, नाम तो सुना ही होगा। फिलहाल टाइटैनिक, टाइटैनिक क्या था? टाइटैनिक एक जहाज था जो बोला जाता था कि कभी नहीं डूबने वाला जहाज है, ये डूब ही नहीं सकता। लेकिन वो ऐसे क्षेत्र से जा रहा था, संचालन हो रहा था जहां पे आइसबर्ग पाए जाते हैं। आइसबर्ग का मतलब हो गया कि बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ टाइप बन जाते हैं ना। बर्फ जो है वो काफी बड़ी मात्रा में जम जाता है, एक पहाड़ नुमा बन जाएगा। पहाड़ नुमा क्या, एक बड़ा सा चट्टान बन जाएगा, और उस चट्टान, वो चट्टान नुमा हो जाएगा। अगर उन क्षेत्रों से जहाजें चलेंगी तो वो टकराएंगी उससे और डूबने का खतरा रहेगा। तो इस ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी होता है ना। यहाँ पे गर्म होती है हवाएं, यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो बर्फ जो है यहाँ पर जमती नहीं है किसी भी हाल में। बर्फ तो ध्रुवीय क्षेत्रों में बनेगी। इन क्षेत्रों में जब जल में बर्फ के टुकड़े नहीं पाए जाएंगे तो नौ संचालन आसानी से हो सकेगा, और नौ संचालन आसानी से होगा तो फिर क्या, ट्रेड जो है नौ संचालन के माध्यम से सस्ता भी पड़ता है, और इस वजह से विश्व के अधिकांश ट्रेड जो है वो नौ संचालन के माध्यम से ही किए जाते हैं, है ना। देखिएगा, गवर्नमेंट किसी भी देश से कोई बातचीत होगा तो अगर उसके पास वो लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है ना, तो गवर्नमेंट हमेशा सोचेगी कि जो ट्रेड है हमारा वो समुद्र से, है ना, समुद्र के माध्यम से हो, क्योंकि उससे सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है। समुद्र के माध्यम से, जल के माध्यम से जब नौ परिवहन किया जाता है तो बहुत सस्ता होता है, बजाय कि रेल के माध्यम से, बसों के माध्यम से, किसी अन्य तरीकों से, हवाई जहाज से भी करेंगे ना तो बहुत महंगा पड़ेगा, ट्रेन से भी बहुत महंगा पड़ेगा। इसीलिए लैंड रूट नहीं यूज किया जाता, बल्कि गवर्नमेंट सोचती है कि जो हमारा ट्रेड हो वो नौ परिवहन के माध्यम से हो ताकि सस्ता पड़े। तो ट्रेड जो है इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होता है। ठीक, तो एक सामान्य रूप से आप कह सकते हैं कि ट्रेड विंड्स जहां होती हैं वहां ट्रेड ज्यादा होता है उन क्षेत्रों से। अब आते हैं साउथ में देखेंगे। साउथ में देखेंगे तो यहाँ पर जो विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। ठीक है, हमने बताया था कि जो डायरेक्शन है उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, कॉरियोलिस बल है। ठीक है, कॉरियोलिस बल है। यहाँ पर इनकी डायरेक्शन समझिए। अब इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, इसको उठा करके हम यहाँ पर कहीं सेट करते हैं। अब देखिए कि कौन सी ऐसी तीर है जो इससे मेल खा रही है। यहाँ पर देखिए ये, ठीक, साउथ ईस्ट, ये किससे, किधर से चल रही है, ये हाई प्रेशर से चल रही है लो प्रेशर की ओर, समझ रहे। तो यहाँ इधर जो है इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट से चल करके ये नॉर्थ वेस्ट की ओर जा रही है। यहाँ पर क्या है, नॉर्थ वेस्ट की ओर जा रही है। क्लियर है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो ट्रेड विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन जो है, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रेड विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। क्लियर, समझ रहे, ये हो जाएगा। अब एक बात मुझे बताइए कि अगर जो यहाँ पर निम्न वायुदाब बन रहा है वो तापमान की वजह से बन रहा है, कहां पर, विषुवतीय क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में जो निम्न वायुदाब का निर्माण हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा है। तापमान बहुत ज्यादा मतलब तापमान कंपैरिजन में ज्यादा हो जाता है। जब तापमान ज्यादा हो जाता है तभी पर यहाँ पर निम्न वायुदाब का निर्माण होगा, और ये तब होगा यहाँ पर तापमान सबसे ज्यादा जब सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ रही होंगी, है ना। मान लीजिए सूर्य उत्तरायण गया, 23.5 डिग्री के आसपास कहीं सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ रही हैं, तो जो तापमान है वो इन क्षेत्रों में ज्यादा पड़ेगा, तापमान इन क्षेत्रों में ज्यादा हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में तापमान यहां पर ज्यादा होगा। इसको फिर से देख लेते हैं। ये विषुवत रेखा, ठीक, यहाँ पर तापमान
ज्यादा होने के कारण यहाँ पर निम्न दाब का निर्माण होता है। मान लीजिए ये सूर्य है और सूर्य अभी विषुवत रेखा पर था, तो तापमान भी यहाँ पर सबसे ज्यादा था। जब सूर्य ऊपर की ओर विस्थापित होगा तो सूर्य की किरणें कहीं कर्क रेखा के आसपास पड़ेंगी, तो यहाँ का तापमान ज्यादा हो जाएगा। अब जब यहाँ का तापमान ज्यादा होगा, मतलब यह कौन सा क्षेत्र है, ये 23.5 डिग्री का, 23.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाता सूर्य, सूर्य की रोशनी सीधी नहीं पड़ती है कभी भी। तो क्या होगा कि जो यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा था, है ना, वो लो प्रेशर जहां पर ये तापमान को फॉलो करेगा ना, तापमान को, तो जो लो प्रेशर है वो यहां पर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर विस्थापित हो जाए। ये जो जोन है ना, ये आभासी जोन है, ये यहाँ पर पाया ही नहीं जाता, ये तापमान की वजह से बनता है। और जहां पर भी तापमान जैसे ही ऊपर की ओर विस्थापित होगा सूर्य, तापमान थोड़ा सा ऊपर 23.5 डिग्री के आसपास ज्यादा हो जाएगा और फिर ये जो जोन है ये ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएगा। यही जब सूर्य नीचे की ओर विस्थापित होगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होंगी, और जब सूर्य की किरणें इधर सीधी पड़ रही होंगी साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो विषुवत रेखा के आसपास था निम्न दाब की पेटी, वो थोड़ा सा साउथ की ओर विस्थापित हो जाएगी। यहां पर ये विषुवत रेखा वाला क्षेत्र, ठीक है, ये थोड़ा सा, ये जो जोन है ये थोड़ा सा साउथ में विस्थापित हो जाएगा जब सूर्य साउथ में होगा। जब सूर्य नॉर्थ में जाएगा तो ये थोड़ा सा नॉर्थ की ओर विस्थापित हो जाएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 10 डिग्री के आसपास तक का, ठीक है, 10 डिग्री के आसपास। तो होगा क्या कि ये जो क्षेत्र मूव कर रहा है ना, इस क्षेत्र को ITCZ कहा जाता है, ITCZ, जेड बोला जाएगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, ना सही है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, जो ट्रॉपिकल है ना, ट्रॉपिकल जोन है, ये थोड़ा सा मूव कर रहा है, ऐसा जोन जो, सॉरी, अच्छा यहां पर इसको देख लेते, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो हवाएं, दो तरह की जो हवाएं, दो तरह की कह रहा हूं, जो ट्रेड विंड्स हैं, है ना, यहाँ पर देखिए ट्रेड विंड्स जो है उनका कन्वर्जेंस हो रहा है ना, कन्वर्जेंस हो रहा है, और इसकी वजह से, कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है, अभिसरण होगा, और जो अभिसरण हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाएगा, है ना, अंतर, हिंदी में बोलेंगे अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल, इंटर ट्रॉपिकल, अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, है ना, अभिसरण भी होगा बीच में, अभिसरण क्षेत्र, समझ रहे हैं। तो ITCZ, अब जब भी मैं ITCZ कहूंगा तो ये समझ लीजिएगा कि ये जो निम्न दाब पेटी है इसका आभासी संचरण होगा, मैं नॉर्थ बोलूंगा तो नॉर्थ की ओर विस्थापित होगा और साउथ बोलूंगा तो साउथ की ओर, ठीक है, तो सूर्य की किरणें जिस तरफ ज्यादा होंगी उस तरफ तापमान ज्यादा हो जाएगा, और उस तापमान को फॉलो करते हुए निम्न दाब की पेटी थोड़ा सा ऊपर नीचे खिसक जाएगी, ठीक, तो ये हो जाएगा। अब ये मेरा बताने का क्यों मतलब था, ये ट्रेड इवेंट्स हैं, ITCZ, अब हम इसको लो प्रेशर वाला जो बेल्ट है इसको ITCZ बोलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। जब ITCZ बोलेंगे इसको तो क्या होगा कि जो पौने
यहां से, है ना, ऐसे प्रवाहित हो रही हैं। ये जब थोड़ा सा मान लीजिए सूर्य इस तरफ है नॉर्थ में, सूर्य कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो सूर्य की किरणें इस तरफ ज्यादा पड़ रही होंगी, तो इसका आभासी संचरण होगा थोड़ा सा 10 डिग्री के आसपास, मान लीजिए 10 डिग्री नॉर्थ की ओर विस्थापित हो जाएगा। तो ये कहीं जाकर के ये जो है इस तरफ आसपास कहीं इस क्षेत्र का निर्माण होगा। ठीक है, अब इसको बोलेंगे आईटीसी जेड। ठीक है, ये आईटीसी जेड में ही विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र बोला जाएगा इसको। ठीक है, विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र जो अब थोड़ा सा नॉर्थ की ओर विस्थापित हो गया है। सूर्य की किरणें यहां कहीं सीधी पड़ रही हैं। ठीक है, इसको ऐसे मान लीजिए, क्योंकि 23.5 डिग्री के पास और ये तो 10 डिग्री है। ये मेरा बताने का मतलब हुआ कि ठीक, ये हवाएं इस तरफ चल रही हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। ये है 23.5 डिग्री, यहाँ पर सूर्य की किरणें हैं, समझ रहे हैं, 23.5 डिग्री है। अब यहाँ पर जब ये आईटीसी जेट थोड़ा सा नॉर्थ की ओर विस्थापित हो जाएगा, तो इसके आसपास चूंकि पवनें जो यहाँ से हाई प्रेशर है और इधर से जो पवनें चल रही थी वो इस आईटीसी जेट को फॉलो करती हैं, क्योंकि तापमान यहाँ पर कम है, वायुदाब यहाँ पर कम होता है। जब वायुदाब यहाँ पर कम होता है तो इस ओर आती हैं। क्योंकि वायुदाब जो है अब यहाँ पर कम हो जाएगा, इसकी बजाय यहाँ पर कम होगा, तो ये विंड्स जो है यहीं तक आएंगी। ठीक है, इसको दूसरे चित्र में देखते हैं कि अब मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा नॉर्थ की ओर विस्थापित करने के बाद, है ना, नॉर्थ की ओर विस्थापित कर दिया। अब आईटीसी जेड यहाँ पर बन रहा है 10 डिग्री पर। ठीक है, 10 डिग्री पर आईटीसी जेड बन रहा है। तो जो व्यापारिक पवने हैं नॉर्थ की वो सिर्फ और सिर्फ 10 डिग्री तक आएंगी। अभी तक जो 0 डिग्री तक जा रही थी वो 10 डिग्री तक आएंगी। यहां से जो 0 डिग्री को पार करते हुए, है ना, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी कौन सी, दक्षिण की जो ट्रेड विंड्स हैं, ठीक, वो इसको पार करेंगी। अब हमने जो यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 10 डिग्री, आईटीसी जेड किधर मूव कर गया, 10 डिग्री के आसपास नॉर्थ में, क्योंकि सूर्य की किरणें इधर सीधी पड़ रही हैं। बार बार बताना पड़ता है इस चीज को कि सूर्य इधर मूव कर गया। अब आगे समझ लीजिएगा इस चीज को कि सूर्य नॉर्थ की ओर ही है, तभी जो आईटीसी जेड है वो ऊपर की ओर गया। अब ध्यान दीजिए कि ये जो ट्रेड विंड है ये चूंकि तापमान उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है और 23.5 डिग्री के आसपास सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, सीधी पड़ रही हैं, तो यहाँ कहीं लो क्या कहते हैं कि तापमान खूब ज्यादा हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में यहाँ पर चूंकि लो प्रेशर है, प्रेशर हाई प्रेशर इससे थोड़ा सा ऊपर बनेगा, क्योंकि हाई प्रेशर थोड़ा सा 30 से 35 डिग्री के आसपास बनेगा। लो हाई प्रेशर विंड्स यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन होगा क्या कि यहाँ पर भी लो प्रेशर होगा, लेकिन सूर्य की किरणें जब उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा पड़ेंगी तो ज्यादा पड़ने की वजह से जो तापमान है उत्तरी गोलार्ध का वो विषुवत रेखा मतलब इस आईटीसी जेड की अपेक्षा ज्यादा कम हो जाएगा इन क्षेत्रों में, यहाँ पर जो 23.5 डिग्री का क्षेत्र है। और फिर उसके बाद यहाँ कहीं, है ना, इन क्षेत्रों के आसपास लो प्रेशर बनेगा। तो जो ये साउथ की विंड्स है ना वो इस आईटीसी जेड को पार करते हुए इस लो प्रेशर को फॉलो करेंगी। ठीक है, इसको अगर हम फिर से, ये आईटीसी जेड है, ठीक है, 10 डिग्री पर है लगभग, इसको पार करेंगी आईटीसी जेड लगभग, और थोड़ा सा मूव हो सकता है, कोई 10 डिग्री तक ही नहीं, और मूव कर जाएगा तो लो प्रेशर। अब यहां कहीं भारत है, ठीक है, ये भारत हो गया। ये ट्रेड विंड्स जो हैं वो साउथ की हैं, चल रही हैं, आईटीसी जेड खिसक गया और आईटीसी जेड खिसकते हुए ये लगभग जहां पर भारत का मरुस्थल स्थित है उन क्षेत्रों तक पहुंच जाएगा, लगभग 23.5 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाएगा, 23.5 डिग्री के आसपास पहुंचेगा ये आईटीसी जेड खिसक करके। अब ये आईटीसी जेड है,
और ये जो ट्रेड विंड्स हैं वो इसको फॉलो करते हुए यहाँ तक जाएंगी, क्योंकि लो प्रेशर जो है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में, मतलब जहां पर भारत का थार मरुस्थल है ना, उस और टेम्परेचर खूब ज्यादा हो जाएगा। जब टेम्परेचर खूब ज्यादा होगा तो जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और जो विंड्स हैं वो हाई टू लो चलती हैं। ठीक, तो ये विंड्स जो है ये इसको पार